हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोष, रस और गुण। मतलब कि सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि ऋतु और दोष में क्या रिलेशन है, फिर दोष का रस के साथ देखेंगे और फिर दोष का फर्दर हम गुण के साथ देखेंगे कि क्या रिलेशन है। लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर भी 3 है। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या वीडियो के एंड होते ही आपको लास्ट में दिख भी जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन दोष और ऋतु। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या फायदा होगा। अब मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपने ज्यादातर देखा होगा, कई बार जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो किसी स्पेसिफिक मौसम में आपको बहुत सारे पेशेंट दिखाई देते होंगे। जैसे ही बरसात के मौसम में आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं, वायरल है ना, खांसी जुकाम बुखार के अस्पताल भरा हुआ दिखाई देता है, हर तरफ पानी कीचड़ और लोग भी बहुत सारे दिखाई देते हैं। वहीं अगर आप सर्दियों में जाएंगे तो आपको बहुत ही रेयरली किसी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पेशेंट दिखाई देंगे। कुछ बहुत तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा ही हॉस्पिटल एकदम से खाली हो जाएगा, पूरा ही हॉस्पिटल एकदम से भर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो पेशेंट्स की संख्या है वो मौसम के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, डॉक्टर्स के पास भी वक्त होता है कि हाँ अब ठंडियां आ गई तो वो फिर घूमने निकल जाते हैं कि चलो अभी इतने ज्यादा पेशेंट नहीं है, साथ में जो मेरे फ्रेंड हैं या जो मेरे साथ बैठते हैं वो संभाल लेंगे, ये चीज होता है। लेकिन कई ऐसे मौसम होते हैं जहाँ डॉक्टरों को 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता, कहीं घूमने जाना तो बहुत दूर, फैमिली के लिए भी वक्त नहीं होता। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों की हम लोग बात करते हैं, यही आपको बताएंगे कि ऐसा क्या होता है कि किस मौसम में कौन सी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेदा एस्पेक्ट की, तो हम लोग आयुर्वेदा की टर्म्स में ही बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन दोष और ऋतु। ठीक है, दोष आप सभी को मालूम है, 3 दोष होते हैं, कौन कौन से। अब यूजुअली मैंने कहा था कि कभी भी कोई पूछे कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। लेकिन दोष कितने होते हैं, तो सिर्फ आपको वात पित्त कफ ही बताना है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ जाना, याद रखना कब क्या बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे श्लोक नहीं लिखा हुआ है, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक टेबल के फॉर्म में। पहले छोटी सी चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि किसका क्या मतलब होता है, उसके बाद फिर ये टर्म आएंगे तो आपको अनजान नहीं लगेगा। जैसे सबसे पहले एक टर्म है चय। ठीक है, कुछ लोग संचय भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब यहाँ किस चीज का चय या किस चीज का संचय, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं दोषों का संचय। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन किसका होगा, दोष का होगा। अब एक्यूमुलेशन का मतलब ऐसा नहीं कि बार बार बात आएगा एक जगह इकट्ठा होता जाएगा, नहीं। एक्यूमुलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इन देयर ओन हैबिटाट, अपने ही हैबिटाट में बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा है प्रकोप, मतलब एग्रेवेशन। ठीक है, फ्लो इनटू अदर प्लेसेस, एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर जाएगा। अब प्रशम, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सबसाइड, एलिविएशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यही आपको नीचे टेबल के फॉर्म में दिखाई देंगी, चय, प्रकोप और प्रशम। अब ये क्या चीजें हैं, इसका क्या मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे बुकिश लैंग्वेज, तो आपको ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी, बस आप सिर्फ सुनते जाइए। ठीक है, कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, या इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां भी आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को सुनते जाइए, आपको हर चीज खुद ब खुद समझ में आती चली जाएगी। तो सबसे पहले अगर शुरू करें तो ये कह रहा है कि दोष अंडरगो चय यानी कि एक्यूमुलेशन, इंक्रीज इन देयर ओन हैबिटाट। प्रकोप या एग्रेवेशन, फ्लो इनटू अदर प्लेसेस, दोष एक जगह से दूसरे जगह भी चले जाते हैं यानी कि फ्लो कर जाते हैं। एंड प्रसम, सबसाइड, एलिविएशन इन डिफरेंट सीजन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव सीजन्स। ठीक है, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग होता है, सीजन के इफेक्ट की वजह से। अब आचार चक्रपाणी, एक, अब ये पीछे टेबल किस चीज की बनी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूं, बस आप सुनते जाइए। जैसे जैसे सुनेंगे तो आपको ये भी समझ में आता जाएगा कि पीछे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी। चक्रपाणी ने क्या बोला है, जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग मत दे रखे हैं।
ठीक है, किसी आचार्य को कुछ लगता था, किसी आचार्य को कुछ लगता था। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आचार्य चक्रपाणी की, कि उनके हिसाब से उन्हें क्या लगता था कि किस ऋतु में कौन सा दोष जो होता है संचय होता है, कब उसमें एलिवेशन होता है, कब वो एलिविएट होता है। तो हम आचार्य चक्रपाणी की बात करें तो ऑन दिस चक्रपाणी स्टेट दैट वात पित्त एंड कफ आर accumulated and alleviated in respective season as follows. Dosas are accumulated in ग्रीष्म, वर्षा एंड हेमंत। उन्होंने क्या बोला कि दोष कब एक्यूमुलेट होंगे, उन्होंने बोला है ग्रीष्म, वर्षा एंड हेमंत। तो यही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, ये एक्यूमुलेट होंगे। यहाँ से देखना चय का मतलब क्या है, प्रकोप का मतलब क्या है और प्रशम का मतलब क्या है। ठीक है, अभी याद नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ सुनते जाइए। एग्रीवेट इन प्रावट, शरद एंड वसंत। एग्रीवेट कहाँ होंगे, प्रावट, शरद और वसंत में। एंड एलिविएट इन शरद, हेमंत एंड ग्रीष्म। और यहां देखने को मिलेगा शरद, हेमंत और ग्रीष्म। कैसे, वात, पित्त, कफ। ठीक है, इनको ऊपर नीचे मत करना, वात, पित्त और कफ। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दिस स्टेटमेंट ओनली शोज द प्रीडोमिनेंस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द दोष in the respective season. It does not, however, rule out the possibility of minor accumulation, aggravation, etc. of the dose has in the other season. अब देखो, इन्होंने बोला है कि बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े दोष मतलब बहुत ज्यादा कब दिखाई देंगे वो बताया है, लेकिन छोटा मोटा चेंज किसी दूसरे सीजन में भी आ सकता है। जैसे कि बात करें संचय, अगर हमने वात का संचय देखा है तो ग्रीष्म में, अब यहां पर बहुत ज्यादा दिखाई देगा, प्रकोप दिखाई देगा प्रावट ऋतु में, और उसके बाद प्रशम दिखाई देगा शरद ऋतु में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा यही रहेगा, थोड़ा बहुत दोषों का ऊपर नीचे किसी दूसरी ऋतु में भी हो सकता है। सो इट इज पॉसिबल दैट देयर माइट बी अ माइनर एग्रेवेशन ऑफ कफ एंड पित्त इवन इन द प्रावट। यस, ऑफ कोर्स, है ना, प्रावट ऋतु में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और सच एन एग्रीवेशन ऑफ वात एंड पिट इन द स्प्रिंग सीजन। ठीक है, अब ये सब क्या है, ये ऋतुएं हैं। ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं और उसके अलावा हिंदी के कौन कौन से मंथ्स होते हैं ये आपको खुद ब खुद याद करने हैं। ठीक है, 6 ऋतुएं होती हैं, एक ऋतु में 2 महीने होते हैं, तो टोटल 12 मंथ हो गए। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हिंदी में नहीं है, ये इंग्लिश में है। ठीक है, अब फरवरी को फेब्रुअरी बोल देंगे तो वो इंग्लिश और हिंदी नहीं हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही इंग्लिश हैं। अब हिंदी में क्या बोलते हैं ये आपको खुद याद करना है, खुद ढूंढना है। अभी आगे बात करते हैं। कह रहा है कि चय, प्रकोप, प्रशम, वायु, ग्रीष्म आदिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणा शिशिर आदिषु। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 12, श्लोक नंबर 24। ठीक है, ये पहला नंबर श्लोक है। यहां क्या बोला है कि चय या एक्यूमुलेशन, प्रकोप या एग्रेवेशन, प्रशम या एलिविएशन ऑफ वायु यानी वात occurs in the 3 season commencing with Greece respectively, those of Pith with the 3 commencing with the Varsha and those of Slesma या कफ with the 3 commencing with the शिशिर। ठीक है, हेमाद्री ने क्या बोला है, हेमाद्री ने भी बोला है, काफी बड़ा श्लोक है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। मैं हमेशा आपसे यही बोलूंगा कि मैं वही श्लोक लिखूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जिसके एग्जाम में आने के चांसेस है। पूरी बुक में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा श्लोक है। अगर हर श्लोक को मैं यहाँ लिखने लग गया और हर श्लोक ये बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है तो शायद आप याद नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं जानता एग्जामिनर कौन सा श्लोक उठा करके दे देगा, इसलिए कोशिश यही रहेगी कि श्लोक को पढ़ते हुए चले। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक हैं जो आपको याद करने हैं, जो यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो तो आप ये समझ लीजिए कि वो तो याद ही करने हैं। अदरवाइज बाकी जो है वो मैं आपको या तो PDF दे दूंगा, तो नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन कर लेना, वहां आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपको शौक है हर श्लोक पढ़ने का तो वहां से PDF से पढ़ लेना, अदरवाइज फालतू चीजें दिमाग में डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हेमाद्री एक्सप्लेन्ड दिस एज वात गेट्स एक्यूमुलेटेड इन अ ग्रीष्म, एग्रीवेटेड इन वर्षा एंड सेल्फ एलिविएटेड इन शरद ऋतु। पित्त गेट्स एक्यूमुलेटेड इन वर्षा, एग्रीवेटेड इन शरद एंड सेल्फ एलिवेटेड इन हेमंत ऋतु। श्लेष्म या कफ की बात करें तो गेट्स एक्यूमुलेटेड इन शिशिर, एग्रीवेटेड इन वसंत एंड सेल्फ एलिवेटेड इन अ ग्रीष्म ऋतु। अब नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट जो श्लोक लिखा है कहां से आया है, चरक चिकित्सा स्थान, चैप्टर नंबर 30 श्लोक नंबर 309। ठीक है, अब यही सारी चीजें आप जब चरक पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप फर्स्ट प्रॉफ में हैं तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 30 नहीं होगा, लेकिन जब आप सेकंड प्रॉफ में जाएंगे तो यही सारी चीजें आपको फिर से मिलने वाली हैं। तो कोई भी लेक्चर को मिस मत करना, क्योंकि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरिलेट किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी कर रही होंगी। ठीक है, चरक एक तरह से पूरा, मैंने पहले ही बोला है कि आयुर्वेदा का एक ग्रंथ है, अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आपने ये मानिए कि 70% आयुर्वेदा पढ़ लिया, 30% बाकी आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ज्यादातर जो चीजें हैं वो चरक से ही रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्या श्लोक है। वसंते श्लेष्मजा रोगा शरत काले तु पित्तजा। यहां पर देख रहे हैं, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, वर्षासु वातिक आश्चैव प्राय प्रादुर्भवंती ही। कहां से लिया गया है रेफरेंस, याद रखिएगा, चरक चिकित्सा स्थान, चैप्टर 30 श्लोक नंबर 309। अगर आप चरक की बुक में खोल के देखेंगे तो सेम यही श्लोक आपको वहां मिलेगा। ठीक है, रेफरेंस एक बार चेक कर लिया करिए। जनरली कफस डिजीज आर मैनिफेस्टेड इन वसंत या स्प्रिंग सीजन। क्या कह रहा है कि ज्यादातर कफ से रिलेटेड जो भी आपको डिजीजेस हैं वो आपको कहां दिखाई देंगी, वो आपको स्प्रिंग सीजन में दिखाई देंगी। पित्त डिजीजेस आर मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग शरद काल एंड वातिक डिजीजेस आर मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द वर्षा या रेनी सीजन। ठीक है, जैसे ही बारिश की शुरुआत होगी तो वहां सबसे ज्यादा आपको वातिक डिजीजेस, वात से रिलेटेड डिजीजेस आपको दिखाई देंगी। अब यही चीज देखते हैं, अगर हम दोषों की बात करें तो वात, पित्त और कफ 3 ही दोष हैं। अगर संचय देखें तो सबसे पहले अगर हम वात का संचय देखें तो वात कब एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई देगा, हमें ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देगा। उसके बाद प्रकोप उसका कब दिखाई देगा, वर्षा ऋतु में दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद प्रशमन कब दिखाई देगा, शरद ऋतु में दिखाई देगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आज तो हमने कुछ ऐसा नहीं खाया फिर मुझे खांसी क्यों आ रही, आज तो मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया फिर मुझे जुकाम क्यों हो गया, अभी तो मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया। तो ऐसा नहीं है कि आज जो खाओगे आज ही बीमारी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये चीज वही बता रहा है कि हो सकता है वो पहले ही एक्यूमुलेट हो चुका हो, पहले ही किसी ऋतु में एक्यूमुलेट हो गया हो, लेकिन उसके जो लक्षण हैं, है ना, उसका जो प्रकोप है वो आपको अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पित्त की बात करें तो पित्त का संचय वर्षा ऋतु में होगा, प्रकोप आपको शरद ऋतु में दिखाई देगा। पित्त से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको शरद ऋतु में दिखाई देंगी। फिर प्रशमन वो आपको हेमंत ऋतु में दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो अलग अलग चीजें हैं, अब यहाँ पर देखो प्रावट लिखा हुआ है, वात की हमने बात करी थी, वात का प्रकोप जो बोला है वो वर्षा ऋतु में। अब ये किसके हिसाब से, चरक के हिसाब से। लेकिन सुश्रुत ने क्या बोला है कि प्रावट ऋतु में भी हमें वात का प्रकोप देखने मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई हैं, जब आप पीजी देंगे और वहां पे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि ठीक है चरक ने बोला है वात का प्रकोप जो है वो वर्षा ऋतु में देखेगा, लेकिन किस आचार्य ने ये बोला है कि प्रावट ऋतु में भी हमें वात का प्रकोप देखने मिलेगा, तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है। तो ये चीजें वहां पे बहुत काम आती हैं, ये श्लोक वहां पे बहुत काम आते हैं जब आप पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, प्रशमन की बात कर ली। अब सेम पित्त की बात करी तो संचय होगा वर्षा ऋतु में, प्रकोप होगा शरद में और प्रशमन होगा हेमंत ऋतु में। लास्ट कफ की बात करें तो कफ का संचय देखने मिलेगा हेमंत ऋतु में। किसने बोला है, आचार्य चरक ने बोला है। लेकिन वहीं आचार्य वाग्भट की माने तो उन्होंने क्या बोला है, शिशिर ऋतु में देखने को मिलेगा हमें किसका, कफ का संचय। ठीक है, अगर हम बात करें प्रकोप की तो वसंत ऋतु में और प्रशमन देखने मिलेगा ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो जनरली यही चीज बोली गई कि कफस डिजीजेस आर मैनिफेस्टेड इन द वसंत, जो पित्त से रिलेटेड डिजीजेस हैं वो मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग शरद काल, और वात की जितने भी डिसीजेज हैं वो आपको वर्षा या रेनी सीजन में दिखाई देंगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज दोषम निर्हरण काल। दोष का निर्हरण कब किया जाता है, हम लोग बात करने वाले हम दोषम निर्हरण काल। दोष का कब निर्हरण करना चाहिए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि माधव प्रथमे मासे नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हार्य दोष संचयम। चरक सूत्र स्थान 17 चैप्टर 46 नंबर श्लोक है। अब यहाँ पर आपके हिसाब से मैं जो आप कैलेंडर में मंथ समझते हैं
उस हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं कि कह रहा है कि माधव प्रथमे मासे, यहाँ क्या मतलब हो गया कि माधव प्रथमे का मतलब हो गया चैत्र मास। अब मैंने कहा है हिंदी के महीने आपको याद होने चाहिए, तो हिंदी के महीने अगर अभी नहीं याद है कोई बात नहीं, सिर्फ सुन लीजिए, लेकिन कोशिश करिएगा चाहे इंटरनेट से या आपकी अष्टांग बुक में दे रखा है वहां से या कहीं से भी जहां आपको सुविधा मिले वहां से हिंदी के महीने एक बार याद कर लीजिएगा। तो अगर चैत्र मास में बात करें तो अगर कैलेंडर में बोला जाए तो चैत्र मास कब होता है, मिड ऑफ द मार्च या मिड अप्रैल को चैत्र मास बोलते हैं। इसमें किसका शोधन करना है, कौन से दोष का निर्हरण करना है, बेसिकली अगर ये कहा जाए तो कौन सा दोष ऐसा है जिसका शोधन कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा है ऊर्ध्व। ऊर्ध मतलब ऊपर की तरफ जो दोष जा रहे हैं, और ऊर्ध का मतलब हो गया वमन या ईमेसिस। ठीक है, आप समझते होंगे वमन को, या नहीं समझते हैं तो ईमेसिस समझते होंगे, तो ईमेसिस के थ्रू शोधन करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहा है दैट इज नभस्य प्रथमे। अगर नभस्य प्रथमे की बात करें तो वहां पर श्रावण मास की बात की गई है, और श्रावण मास होता है मिड ऑफ द जुलाई या मिड ऑफ द अगस्त। वहां पे कौन से दोष का शोधन करना चाहिए, आधा। आधा मतलब या तो विरेचन कराना चाहिए या इसी को परगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वमन एंड विरेचन। ठीक है, तो ये पढ़िएगा, अष्टांग की बुक में दिया है, बहुत अच्छे से समझिएगा कि डिफरेंस क्या है। सहस्र प्रथमे, सहस्र प्रथमे की बात करें तो कौन सा महीना है, मार्गशीर्ष या मार्गशिरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मार्गशीर्ष पता होगा आपको। अब वहां पर बोला गया है मिड ऑफ द नवंबर या मिड ऑफ द दिसंबर में किसका शोधन करना चाहिए, वस्तीकरण, इनेमा करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करें, हेमंतिकम दोष संचयम वसंते प्रवाहयन ग्रीष्मिकम ब्रकाले घनात्यय वार्षिकम आशु सम्यक प्राप्नोति प्रोगानृत जान जातु। अब क्या मतलब है इस श्लोक का, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। संचित या एक्यूमुलेट जो दोष हैं आपके ड्यूरिंग हेमंत ऋतु, उन्हें कब एलिमिनेट करना चाहिए, तो उन्हें वसंत ऋतु में एलिमिनेट करना चाहिए। या फिर जो संचित दोष हैं ग्रीष्म ऋतु में, उन्हें वर्षा ऋतु में एलिमिनेट करना चाहिए। और या फिर जो एक्यूमुलेट दोष हैं वर्षा ऋतु में, उन्हें शरद ऋतु में एलिमिनेट करना चाहिए। संचित दोष टू बी एलिमिनेटेड आउट बिफोर अटेनिंग द कंप्लीट प्रकोप अवस्था, दैट इज एट द बिगिनिंग स्टेज ऑफ प्रकोप अवस्था। अगर आपके शरीर में कोई भी दोष हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही वो एक्यूमुलेट हो रहा है, कंप्लीटली एक्यूमुलेट हो जाए या फिर कह सके कि प्रकोप अवस्था में आ जाए, उससे पहले ही उसको बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। अभी मैंने जो भी आपके सामने बात करी उसका श्लोक अगर आप देखना चाहें तो पीछे लिखा हुआ है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासी साधारणे क्रमात् ग्रीष्म वर्षा हिमचितान वायव्यदीनाशु निहरेत। ठीक है, आपको ये श्लोक दिखाई दे रहा होगा, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 चैप्टर 33 नंबर श्लोक है। अब वायु एंड अदर टू दोषास which have undergo चय in ग्रीष्म वर्षा and हेमंत should be removed out in the 3 साधारण मंथ, that is श्रावण, कार्तिक और चैत्र। यहां पर कह रहा है कि वायु या बाकी जो है वात के अलावा पित्त और कफ भी हो, जो भी चय जिनमें संचय हुआ हो, कब, ग्रीष्म या वर्षा हेमंत में हो, उनको रिमूव कर देना चाहिए इन द 3 साधारण मंथ, दैट इज श्रावण, कार्तिक और चैत्र मास में। अब देखो कौन कौन से दोष हैं, उनका कर्म क्या है, उनका निर्हरण कब करना चाहिए, और काल बताए गए हैं किसके थ्रू, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में क्या काल बताए गए हैं, या फिर चरक सूत्र स्थान में क्या काल बताए गए हैं, और संसमन, अगर संसमन करना है उन दोषों का तो क्या चीज हम यूज कर सकते हैं जिससे दोषों का संसमन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोष की, तो वात, पित्त और कफ 3 दोष हैं। कर्म देखा जाए तो बस्ती कर्म, विरेचन और वमन कर्म। निर्हरण तो इसका श्रावण मास में इसका अगहन या मार्गशीर्ष। अब ये हिंदी के मंथ हैं, ठीक है, श्रावण, अगहन, चैत्र, वैशाख और श्रावण, है ना, भाद्रपद, ये सब ऐसा कहते हैं ना कि सावन आ गया। अब छोटे थे तो ये सब चीजें हमारे दादी बाबा लोग बोला करते थे। अब आज समझ में आ रहा है कि हम उन्हें कहते थे कि आप पढ़े लिखे नहीं है इसलिए ऐसा बोलते हैं, आप इंग्लिश में नहीं बोलते। आज समझ में आ रहा है
कि हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें नहीं बोल पा रहे हैं ठीक से। ठीक है, अगर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में देखा जाए तो श्रावण, कार्तिक और चैत्र ये इनके काल हैं। ठीक है, उसके अलावा चरक ने अलग काल बताए हैं, नव, शय और मधु। अब ये कौन से काल हैं ये मेरे भी ऊपर से जा रहा है, शायद मुझे इसके लिए अभी और स्टडी करनी पड़ेगी। या आप में से किसी को अगर पता है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि चरक ने कौन कौन से काल बताए हैं और उनका क्या मतलब है। ठीक है, संसमन देखा जाए तो वात का अगर संसमन करना है तो तेल का यूज करिए। ठीक है, पहले के आदमी बॉडी में नहाने से पहले ऑयलिंग वगैरह करते थे, आजकल तो सिर्फ हेयर में ऑयलिंग हो गई है, लेकिन पहले के आदमी जो है वो पूरे शरीर में तेल लगाते थे। आजकल अलग अलग एडवर्टाइजर आ गए हैं, अलग अलग लोग बताने लगे हैं, कुछ तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बताते हैं, एलोपैथ के जो डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, है ना, तेल लगाने से कोई फायदा नहीं होता। फिर उसके अलावा और जो आते हैं वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको कौन सा तेल लगाना चाहिए, है ना, और फिर ये बताते हैं डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो मेरे तो समझ में नहीं आता कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया क्या है। सबसे बड़ा स्कैम तो इसी साल हुआ है तेल को लेकर के, आप सभी जानते हैं, है ना। इतना प्रमोशन की शायद कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर, कोई ऐसा यूट्यूबर बचा ही नहीं है जिसको बुलाया ना हो। सबको अपने इधर बुलाते थे आदिवासी हेयर ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल, है ना तो बाल आए ना कुछ, पैसे अलग चले गए। ठीक है, अभी उसके अलावा बहुत सारे और भी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। तो ये प्रचार प्रसार है, कहते हैं ना कि जाने वालों को कोई रोक नहीं पाया, तो वैसे ही ये आपके बाल भी हैं एक बार जाना शुरू हो गए तो फिर कोई नहीं रोक पाता। आयुर्वेदा में आप कितने भी ऑयल बना लें, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो हम लोगों को एक ऑयल बनाना सिखाया गया था। अब उस ऑयल का क्या नाम है आप नीचे कमेंट में गैस करके बताएं। एक ऑयल बन रहा था और इत्तेफाक ये था कि जब लैब में बन रहा था तो मैंने सर से पूछा कि सर ये किस काम आएगा, तो उन्होंने बोला कि मतलब सिर पे लगाने के लिए, इससे बाल वाल अच्छे आएंगे, काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। तो मेरी नज़र गई जो ऑयल बना रहे थे, मतलब सर के साथ जो असिस्टेंट थे उनके आगे के बाल गायब, मेरी नज़र उधर गई फिर मेरी नज़र सर की तरफ गई। मैं कहा सर बाल तो इनके भी नहीं, तेल बना रहे हैं। तो सर बोले देखो ऐसा है, ये तेल वेल सब बनता ही रहता है और जिसके जाने होते हैं उसके चले जाते हैं। कई बार जेनेटिक्स भी होते हैं कि हाँ मतलब फैमिली में किसी के नहीं रहे तो आपके भी नहीं रहेंगे। उम्र के हिसाब से भी होते हैं, कुछ लोगों की कम उम्र में जाते हैं, कुछ लोगों के 30, 35, 40 में जाते हैं। लेकिन आप कोई भी ऑयल लगा लें, जिसके जाने हैं तो चले गए, है ना। ठीक है, तो खैर यहाँ हम बालों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ अगर वात का संशमन कराना है तो शरीर में आपको तेल लगाने की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल भी ना सोचें जो भी आज के मॉडर्न लोग हैं कि बॉडी में तेल लगाने से चिपचिपाएगा, अजीब सा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वात अगर बॉडी में बढ़ा हुआ है, दोषों को कम करने के लिए आपको शरीर में तेल लगाना जरूरी है। फिर उसके अलावा अगर पित्त की बात करें तो पित्त का संशमन आप कर सकते हैं घृत को लेकर के। घी, बहुत सारे लोग घी नहीं खाते हैं, है ना, तो घी भी खाना चाहिए। हमारे शरीर में लिपिड्स या फैट की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद कफ की बात करें तो कफ का संशमन करना है तो मधु। मधु क्या होता है? हनी। ठीक है, हनी का सेवन करें जिसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। अब किसका कौन सा शरीर है, किसके शरीर में क्या डोमिनेंट है, अभी इतना हर जगह आपने प्रचार प्रसार देखा ही होगा, है ना, प्रकृति परीक्षण हर जगह। मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता है कि आयुर्वेदा, एक तो वैसे ही आदमी परेशान है, चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लो, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लो, लोग फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। अब उसके अलावा जो बची कुची इज्जत है, जो लोग पिछले कुछ सालों में कमा पाए हैं, आयुर्वेदा का थोड़ा सा नाम हुआ है, वहां पर आ गया ये प्रकृति परीक्षण, है ना। अब प्रकृति परीक्षण मुझे नहीं पता कि सरकार ने क्या सोच करके इसे सबके हाथ में पकड़ा दिया कि करिए, लेकिन लोग किस तरह से कर रहे हैं ये ग्राउंड रियलिटी आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ठीक है, कहीं से बोला भाई ओटीपी भेज दे, कहीं से बोला क्यूआर भेज दे, खुद नहीं पता किसका ओटीपी मांग रहे हो, किसका क्यूआर मांग रहे हो, बस नंबर मिल गया, मांगने लग गए, स्कैन किया, भरे जा रहे हो, है ना, टक 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 जितनी जल्दी हो सके। अब सरकार को ये चीज़ क्या समझ में नहीं आती, है ना, उनके पास एप्लीकेशन है, एक्सेस है, तो ये दिखाई देता होगा ना कि किसकी प्रकृति लोग कैसे भर रहे हैं, है ना। मतलब कोई भी वेट लिख दे रहे हैं, कोई भी बीपी लिख दे रहे हैं। अगर आयुर्वेद को बढ़ावा देना ही था तो मुझे लगता है कि शायद
हॉस्पिटल्स में लोगों को भिजवाना चाहिए। यही फर्क है एलोपैथ में और आयुर्वेदा में, कि आयुर्वेदा वाले भाग भाग के गांव जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, लाइए आपकी प्रकृति निकाल दें। आदमी को पता ही नहीं है प्रकृति क्या है, आदमी बताना भी नहीं चाहता, बस अपना फ़ोन दे दीजिए, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, ओटीपी दे दीजिए, इनका भी टारगेट पूरा हो गया। पहली बात तो टारगेट नहीं देना चाहिए। कोई चीज़ अगर आप सिखा रहे हैं तो टारगेट बेसिस पे मत सिखाइए। प्रकृति बताने में वक्त लगता है, आपने टारगेट दे दिया इतने दिन में इतने करने हैं, अब वो टारगेट पूरा करे कि उसको सिखाए। जितनी देर में सिखाएगा उतनी देर में वो अपना 50 और प्रकृति का भर लेगा। तो मुझे तो कहीं से इस चीज़ का सेंस नहीं नज़र आता है। सरकार कितना भी चिल्ला चिल्ला के बता ले, कॉलेज कितने भी टॉप पोजीशन पे आ जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। हकीकत सभी जानते हैं कि कोई लेना देना नहीं है, है ना। जहाँ आयुर्वेदा का अच्छा नाम हो रहा था, वहाँ दूसरों की प्रकृति आप गलत भर करके, उसके पास भी मैसेज जाता है, उसको भी पता चलता होगा ये प्रकृति है। अब उसका शरीर की प्रकृति अलग है, आपने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी और उसकी प्रकृति निकाल दी, है ना। अब वो उस हिसाब से अगर वो सर्च भी करता है गूगल में तो उसको कुछ और दिखाई देगा, उसकी बॉडी टाइप अलग है, लेकिन वो उसके लिए गूगल पे कुछ और दिखाई देगा, वो उस तरह से खाना शुरू कर देगा। तो आप किसी के साथ एक तरह से हेल्थ का खिलवाड़ ही कर रहे हैं, है ना। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा समझेंगे तो कोई भी चीज़ बिल्कुल एकदम पानी की तरह बहाव में बह मत जाया करोगे। किसी ने कोई चीज़ लॉन्च कर दी और आप लोग करने लग गए। सोचो समझो, देखो सही है नहीं है, क्या फ़ायदा हो रहा है उससे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, है ना। इससे अच्छा होता कि गांव में एक सर्वे होता कि कौन से मतलब ऐसे उम्र के लोग हैं, उसमें कौन सी बीमारी है, उनको कौन सी दवा दे सकते हैं, अपने टीचर्स के साथ जाते। अगर ये सर्वे होता कि आसपास के गांव में कौन सी बीमारी फैल रही है, किस उम्र के लोगों में क्या बीमारी है, बच्चे आंखों की रोशनी तो नहीं कम है, बच्चों में कोई बीमारी तो नहीं है, मैरेस्मस क्वाशियोरकर वगैरह बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं बच्चों में। सिर्फ दूध ही पी रहे हैं गांव के बच्चे, सुबह उठ रहे हैं दूध पी रहे हैं, रात में सो रहे हैं दूध पी रहे हैं। तो उन्हें अगर ये चीज़ सिखाना होता क्या क्या खाना होता है, क्या क्या बॉडी को ज़रूरत होती, तो ये अच्छा लगता कि हाँ हम डॉक्टर हैं। ये एक लोग भी बस रील बना रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। इसीलिए तो आयुर्वेदा को दिखाना पड़ रहा है कि हम भी डॉक्टर हैं। यही यही छोटी छोटी चीज़ें ही तो डिफरेंस पैदा कर देती हैं। एमबीबीएस वालों को दिखाना नहीं पड़ता, भले ही उन्हें कुछ ना आता हो, लेकिन बस एमबीबीएस नाम ही काफ़ी। यही छोटी छोटी वजह हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए, उन्हें भी बस सिर्फ टारगेट चाहिए। अभी आपको समझ में आएगा, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ ना, उसके बाद आधार का क्या यूज था, कुछ सालों बाद समझ में आया। ऐसे आज ये भी आप किसी का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या समझ में आएगा क्या इसका यूज़ है, अभी समझ में आएगा। आप फ़ोन नंबर ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, लोग बोलते हैं मोबाइल नंबर ही तो ले रहे हैं, ओटीपी ही तो मांग रहे हैं, उससे क्या हो गया, मोबाइल में ऐसा क्या है, मोबाइल नंबर ऐसा क्या है। एक मोबाइल नंबर से क्या नहीं पता चलता किसी इंसान के बारे में। उसका आधार उससे अटैच है, आधार बैंक में अटैच है, बैंक से उसकी पूरी डिटेल्स निकल के आ सकती है ना। उसके अकाउंट में कितना पैसा है, आप कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ उसके मोबाइल के थ्रू। उसके अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। इवन गूगल मैप ये भी बता सकता है आपका मोबाइल कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, आप कहाँ कहाँ जाते हैं। उस हिसाब से आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आप कोई बातें कर रहे हैं आपस में, वो आपको दिखाई जा रही हैं। तो हो सकता है कुछ और भी चीज़ें ऐसी अंदर की हों कि आपका डाटा कलेक्ट करके आपको और वो चीज़ें दिमाग में भरी जा रही हों। कुछ भी हो सकता है। मुझे आयुर्वेदा का क्या फ़ायदा है ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बिजनेसमैन लोगों का क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, खैर अपने अपने पॉइंट्स हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। खैर किसी भी चीज़ को करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचा करिए। आपकी लाइफ है, आप भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आप भी उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं एक तरह से, है ना। जैसे एमआर होते हैं ना, दवा लेकर के आते हैं, आप भी आयुर्वेदा के एक रिप्रेजेंटेटिव। अगर आयुर्वेदा का नाम खराब है तो कहीं ना कहीं आप लोग भी उसके ज़िम्मेदार हैं, मैं भी या हम लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं। चाहे वो हमारे टीचर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कि शायद हम में ही कमी रह गई थी कि आयुर्वेदा को हमें ये बताना पड़ रहा है कि हम लोग भी एक डॉक्टर हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा समझें। बात गहरी है, हर किसी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आजकल लोग सोचने नहीं सुनने पे विश्वास करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, दिमाग नहीं लगाते हैं, जो सुन लिया उसी को हकीकत मान लेते हैं। तो खैर चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएं उससे पहले थोड़ा सा सोचना शुरू करें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें कि बीएमएस करने के बाद क्या स्कोप है। प्रकृति परीक्षण करते ही घूमते रहेंगे क्या दुनिया का?
कॉलेजेस में पेशेंट नहीं है, ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है ये नहीं मालूम है 4th ईयर के बच्चे को, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बजाय इस चीज़ के कि प्रगति परीक्षण कितने हुए हैं, ठीक है। खैर आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो दोष हैं उनका रस के साथ क्या संबंध है। अगर रस की बात करें तो रस आपको मालूम होगा, अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस आपकी चल चुकी होंगी, करिकुलम खत्म हो गया होगा ज़्यादातर कॉलेजेस में। रस आप सभी को मालूम होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रस होते हैं 6 प्रकार के? जिन बच्चों को पता है वो नीचे कमेंट कर दे, और जिनको नहीं पता है वो ढूंढ के आइएगा कि 6 प्रकार के रस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को कोई डाउट है वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, पर्सनली भी मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स मैं पढ़ा रहा हूँ नीचे टेलीग्राम में मैं पीडीएफ दे दूंगा। इसके अलावा जो बच्चे पर्सनली मेरे से पढ़ना चाहते हैं या और पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं वो नीचे मेरे चैनल का जो लिंक दे रखा है या मेरे चैनल में जा करके ज्वाइन बटन पे ज्वाइन भी कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ से हम लोग पर्सनली भी 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में भी कॉलेज में शेयर कर लीजिएगा। इसके साथ मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।